हेलो एवरीवन। मैं विवेक सिंह आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल माई एजू गुरु में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सभी को पहले पता है, और इसका फर्स्ट वीडियो हम लोग अपलोड कर चुके हैं, जो एनसीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी की समरीज़ है उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। और ये इसका सेकंड पार्ट है। आपने अगर फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप लोग फर्स्ट पार्ट देख लें, उसके बाद में इस सेकंड पार्ट को देखें तो आपको ज़्यादा क्लियर रहेगा। चलिए हम लोग बात करते हैं पृथ्वी और समाज जो के अंतर्गत सौर मंडल की बात करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले हैं? हम लोग सौर मंडल की बात करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही आसान लैंग्वेज में आप सभी के सामने मैं रख रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग बहुत ही आसानी से चीज़ों को समझ पाएंगे। सब बेसिक है और इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सौर मंडल के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। तो सौर मंडल क्या होता है? सौर मंडल में सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड आदि सभी मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। तो इस तरीके से आप लोग कह सकते हैं कि सौरमंडल में क्या होता है कि सूर्य जो होता है वो क्या होता है, मुखिया होता है। ठीक है, मुख्य भूमिका किसकी होती है? सूर्य की होती है। और सूर्य के साथ साथ क्या, 8 ग्रह, उपग्रह और अन्य खगोलीय पिंड भी मौजूद रहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सौरमंडल आप लोगों ने समझ लिया। नेक्स्ट बात करते हैं सन के बारे में, सूरज के बारे में बात करते हैं। आपको पता है सूर्य बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखा जाए हमारे सौर मंडल में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण अगर है तो वो एक सूर्य है। और सूर्य क्या है? एक तारा है। क्या है? सूर्य एक तारा है। आपको ध्यान रखना है, सूर्य एक तारा होता है जिससे लगभग सभी ग्रह जो हैं वो प्रकाश की प्राप्ति करते हैं। हमारी पृथ्वी के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बात कर लेते हैं कि सूर्य जो होता है सौरमंडल के केंद्र में स्थित होता है। कहाँ पे स्थित होता है? केंद्र में, बिल्कुल बीचों बीच में स्थित है। और इसका आकार जो है बहुत बड़ा है। हम लोग देखते हैं कि हमको पृथ्वी से सूर्य जो होता है छोटा दिखाई पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है। रीज़न ये है कि हमारी पृथ्वी से करीब 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पे सूरज है, तो इसलिए क्या होता है कि हमको छोटा प्रतीत होता है। लेकिन सत्य यह है कि जो सूर्य है वो कई गुना ज़्यादा हमारी पृथ्वी से बड़ा है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो ये बहुत बड़ा होता है और अत्यधिक गर्म गैसों से बना होता है। और वही क्या होता है, ये गर्म गैसें जो होती हैं वो उत्सर्जित होती रहती हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं जो इसका खिंचाव बल। ठीक है, इसका एक खिंचाव बल होता है जो सौर मंडल को अपने आप में बांधे रखता है। ठीक है, और सारे जो ग्रह उपग्रह हैं वो अपनी कक्षाओं में जो है वो सूर्य का चक्कर या उसकी परिक्रमा करते रहते हैं। ठीक, नेक्स्ट है सौरमंडल में ऊष्मा तथा प्रकाश का एकमात्र स्रोत। मैंने जैसा कि अभी बताया आप सभी को कि सौरमंडल में ऊष्मा और प्रकाश का एकमात्र स्रोत क्या है? सूर्य है। लगभग सभी ग्रह देखा जाए या और भी जो उपग्रह हैं वो सभी क्या करते हैं, वो सूर्य से प्रकाश की प्राप्ति करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर ये डिस्टेंस है। ठीक है, पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर सूर्य स्थित है। ठीक है, ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं ग्रहों की, प्लैनेट। ठीक है, प्लैनेट के विषय में हमने पीछे बात की थी। यहाँ पे कुछ प्लैनेट्स की संख्या कितनी है तो आपको ध्यान रखना है। सौर मंडल में कुल 8 प्लैनेट हैं। कितने प्लैनेट हैं? 8 प्लैनेट हैं। और ये सभी प्लैनेट क्या करते हैं? सूर्य के चारों ओर एक निश्चित पथ पे, आपको ध्यान रखना है, पथ जो होता है निश्चित पथ होता है और अपनी कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, और ये पथ जो होता है, ये जो पथ की बात है कि निश्चित पथ जो है उसका आकार कैसा होता है तो होता है दीर्घवृत्ताकार। अर्थात दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में जो ग्रह होते हैं वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते रहते हैं। फिर बात करते हैं बुध जो है सूर्य के सबसे नज़दीक है। बुध ग्रह जो है वो सूर्य के सबसे नज़दीक है और यह महज 88 दिनों में इसकी परिक्रमा पूर्ण कर लेता है। ये इम्पोर्टेंट है और ये पूछा भी जाता है कि जो बुध है वो सूर्य के सबसे नज़दीक है। नेक्स्ट है शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। ठीक है, ये डायरेक्टली ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछता है कि जो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह जो है वो कौन सा है। ठीक है, तो शुक्र है, आपको ध्यान रखना है। और इसका रीज़न क्या बनता है कि जो इसका आकार और आकृति है, शुक्र की आकार और जो आकृति है वो पृथ्वी के लगभग समान है। ठीक है, तो इसलिए शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए। फिर एक बात करते हैं, एक ग्रह जो प्लूटो की हम लोग बात कर लेते हैं। प्लूटो
प्लूटो को अभी तक क्या था कि ग्रहों की श्रेणी में रखा जाता था, लेकिन 2006 के पहले ऐसा था, बट 2006 में खगोलीय संगठन की जो एक बैठक हुई थी जिसमें इसको बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। तो अर्थात अब जो प्लूटो है वो क्या है कि बौना ग्रह है। क्या है? बौना ग्रह, ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार क्रम। तो ये क्रम आपको देखिए, ये दिया हुआ माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट, ये आपके एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है। ये एक ट्रिक है, आप लोग उस ट्रिक देख सकते हैं, फर्स्ट लेटर जो होते हैं उसी हिसाब से। हिंदी में आपको मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले बुध, ठीक है, फिर आता है शुक्र, पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, बहुत आसानी से आप ये सब याद रख सकते हैं। ये चार जो स्टार्टिंग के से हैं, ये चार, और यहाँ पे चार देख सकते हैं आप लोग, ये आपको चार दिख रहे होंगे स्टार्टिंग में, और ये चार आपको दिख रहे होंगे लास्ट में। ठीक है, तो जो शुरुआती के चार क्या कहलाते हैं? आंतरिक, ये आंतरिक ग्रह हैं। ठीक, और ये जो आपके हैं ये क्या हैं? ये हैं बाह्य ग्रह। ठीक है, आप में जैसा कि मैंने बताया था। ठीक, आंतरिक ग्रह किससे बनते हैं? ये चट्टानों से बने हुए हैं, ये गैसों से बने हुए हैं। ठीक, चलिए हम आगे बात कर लेते हैं। पृथ्वी के बारे में हम लोग बात करेंगे। पृथ्वी क्या है? सूर्य से दूरी के हिसाब से कौन सा है? थर्ड, ठीक है, तीसरा ग्रह। दूरी के हिसाब से देखा जाए सूर्य से तो तीसरा ग्रह है। और अगर हम आकार की बात करेंगे तो आकार में कौन सा है? पांचवा ग्रह हो जाता है। ठीक, दूरी, सूर्य के दूरी के हिसाब से तीसरा, और आकार की दृष्टि से देखेंगे तो ये पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक, यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। आपने अगर पृथ्वी को देखा होगा तो जो ध्रुव हैं, पोल हैं, ठीक है, वहाँ पे पृथ्वी क्या है? चपटी हुई है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? भूभाग बोल देते हैं, भूआब। और भूभाग का अर्थ होता है पृथ्वी के आकार के समान। क्या होता है? पृथ्वी के आकार के समान। नेक्स्ट है, जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। आपको पता है कि एकमात्र ग्रह ऐसा है पृथ्वी जहाँ पे जीवन पाया जाता है। बाकी ग्रहों पे वैज्ञानिक लगातार जुटे हुए हैं, ठीक है, जीवन की खोज की, लेकिन ऐसा अभी तक संभव नहीं हो पाया है। तो जीवन के लिए सबसे अनुकूल ग्रह पृथ्वी होता है। और उसका रीज़न क्या होता है कि पृथ्वी ना तो बहुत ज़्यादा गर्म है और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडी है। ठीक है, और उसके अलावा क्या बात है कि पृथ्वी जो है उस पर ऑक्सीजन की मौजूद है। पृथ्वी पे वायुमंडल पाया जाता है, और वायुमंडल में देखा जाए तो ऑक्सीजन सबसे इंपॉर्टेंट गैस जो जीवन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऑक्सीजन की मौजूदगी, और साथ में ही देखा जाए यहाँ पे जल, पानी की उपस्थिति भी जीवन के लिए पृथ्वी को अनुकूल बनाती है। दूसरी चीज़ है अंतरिक्ष से देखने पे। अंतरिक्ष से देखने पे पृथ्वी कैसी? नीले रंग की दिखती है। अंतरिक्ष से देखने पे पृथ्वी नीले रंग की दिखती है। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है कि पृथ्वी का 2/3 मतलब 2/3 भाग जो है वो किससे? जल से घिरा हुआ है। पृथ्वी का 2/3 भाग जल से घिरा हुआ है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? नीला ग्रह भी बोलते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह भी बोलते हैं। और यहाँ पे जीवन की मौजूदगी होने के कारण इसको अद्भुत ग्रह भी कहा जाता है। आगे बात करते हैं। आप लोग पृथ्वी देख सकते हैं, आपको ये देख लीजिए, अंतरिक्ष से ही एक फोटो इसकी ली गई है। तो आपको देखिए ये सब, आपको पृथ्वी क्या है? सब नीला दिख रहा है। ये देखिए सब पूरा पोर्शन क्या है? ये नीला दिख रहा है। तो आपको ये पृथ्वी क्या है? नीली प्रतीत हो रही है। ठीक है, ऐसा क्यों है? क्योंकि 2/3 भाग पे जल यहाँ पे उपस्थित है। इस तरीके से पृथ्वी आप लोग देख सकते हैं। आगे बात करेंगे हम लोग चंद्रमा की। चंद्रमा को जैसा कि मून भी कहते हैं। तो उसके हमारे पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है। हमारी पृथ्वी के पास सिर्फ एक उपग्रह है, और वो कौन सा है? वो है चंद्रमा। पृथ्वी का एक उपग्रह क्या है? उसका नाम है चंद्रमा। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका व्यास, चंद्रमा का जो व्यास होता है वो पृथ्वी के व्यास का कितना है? 1/4 है। कितना? 1/4, मतलब 1/4। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा हमारे ग्रह के अधिक नज़दीक, चंद्रमा जो है हमारे ग्रह के काफ़ी अधिक नज़दीक है। और ये दूरी कितनी है? 3,84,400 किलोमीटर। ठीक, तो इसलिए चंद्रमा थोड़ा हमको बड़ा नज़र आता है। चलिए आगे हम और बात करते हैं चंद्रमा के। तो चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का एक चक्कर, चंद्रमा जो होता है पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में? 27 दिन में पूरा कर लेता है। मतलब ये 27 दिन में पृथ्वी की परिक्रमा पूर्ण कर लेता है। उसके साथ ही लगभग इतने ही समय में अपने अक्ष पर एक चक्कर पूर्ण कर लेता है। अर्थात इसका घूर्णन और इसका परिक्रमण काल लगभग क्या है? इक्वल है। इसका परिणाम क्या होता है कि पृथ्वी से हमें चंद्रमा केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा का हमको सिर्फ एक ही भाग नज़र आता है।
चंद्रमा की परिस्थितियाँ जो हैं जीवन के लिए अनुकूल नहीं है, आपको पता है, क्योंकि वहाँ पे वायुमंडल नहीं है। इसकी सतह पे क्या है, पर्वत हैं, मैदान हैं, गड्ढे हैं, जो चंद्रमा की सतह पे छाया बनाते हैं। आप लोग चंद्रमा को देखते होंगे, वहाँ पे एक छाया टाइप का दिखता होगा, ठीक, शैडो टाइप की आपको नज़र आती होंगी। जब आप पूर्णिमा को देखिए तो आपको चंद्रमा क्या होगा, शैडो टाइप की दिखेंगी। उसका रीज़न ये होता है कि वहाँ पे ये सब क्या है, पर्वत की छायाएँ हैं, मैदान हैं, गड्ढे हैं, ये सब जो हैं आपको छाया के रूप में नज़र आते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पे इसकी छाया को देखा जा सकता है। पूर्णिमा को आप लोग देखेंगे तो आपको स्पष्ट रूप से ये जो छवि, ये शैडोज़ हैं, ये आपको नज़र आएंगी। आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए, ये आप सब आपको दिख रहा है, चंद्रमा की एक पिक ली गई है, ठीक है। तो ये सब यहाँ पे गड्ढे और ये पर्वत, यही सब आपको यहाँ पे, ये हरा हरा वाला भाग जो है, ये सब क्या है, ये सब आपके पर्वत हो सकते हैं, और बाकी ये सब क्या है, गड्ढे हैं और मैदान हैं, ये सब वहाँ पे मौजूद है। कुछ रोचक तथ्य के बारे में आप डिस्कस करने वाले हैं। चंद्रमा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था, ठीक। सबसे पहले चंद्रमा पे कौन गया, नील आर्मस्ट्रॉन्ग गए थे, और ये डेट क्या थी, 20 जुलाई 1969। ये एग्जाम में पूछता है, आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा प्रकाश की हम गति की बात करें तो कितना है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। अगर हम बात करें इसका, अगर मीटर पर सेकंड में निकालें तो 3 × 10⁸, ठीक, 10⁸ मीटर पर सेकंड जो होगा उसका प्रकाश का वेग होगा। उसके साथ ही गति के प्रकार सूर्य को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना, 8 मिनट। ध्यान रखना है, ये सूर्य का जो प्रकाश होता है वो कितना, कुल 8 मिनट में ये पृथ्वी पर पहुंचता है। ये आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन बन जाता है, ठीक। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, उपग्रह की बात करते हैं, ठीक। उपग्रह एक क्या है, खगोलीय पिंड हैं जो ग्रह के चारों, अभी जो बात हो रही थी, बाकी जो था ग्रह उपग्रह सब सूर्य के तरफ परिक्रमा लगाते हैं, ठीक, चक्कर लगाते हैं। बट उपग्रह की हम लोग अगर बात करेंगे तो ये ऐसे खगोलीय पिंड हैं जो ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, ठीक है। जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उसी प्रकार उपग्रह क्या करते हैं, ग्रह को चारों ओर चक्कर लगाते हैं। आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। फिर आते हैं मानव निर्मित उपग्रह। आजकल साइंस इतना ज़्यादा आगे चल गई है कि यहाँ पे मानव निर्मित उपग्रह भी बनाए गए हैं। एक कृत्रिम पिंड क्या है, मानव निर्मित उपग्रह क्या है, कृत्रिम पिंड है, मानव द्वारा बनाया गया है, इसीलिए इसको मानव निर्मित कहते हैं। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया जिसका प्रयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए, काहे के लिए, एक तो ब्रह्मांड के विषय में जानकारी जुटाना, और साथ में ही जो संचार का जो माध्यम है, इसके लिए इन मानव निर्मित उपग्रह का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है। इसको क्या करते हैं, जो ये मानव निर्मित उपग्रह होता है, सैटेलाइट होती है, ठीक, तो इसको एक रॉकेट के, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये रॉकेट के द्वारा इसको प्रक्षेपित किया जाता है, और ये रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित करके इसको किसमें, पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इसको रॉकेट के माध्यम से इसका प्रक्षेपण किया गया है, और ये रॉकेट जो है पृथ्वी पर गिर रहा है। देखिए, ये जो रॉकेट है पृथ्वी पर गिर रहा है, और क्या है कि ये उपग्रह पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करके, ठीक है, उसकी कक्षा में उसी के साथ में धीरे धीरे जो है चक्कर लगाना प्रारंभ कर देता है, ठीक। इस तरीके से है। तो अंतरिक्ष में भेजा गया है, तो आज में स्थापित कर दिया गया है। और अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ ऐसे उपग्रह आपको ध्यान रखने हैं, जैसे इनसेट है, IRS है, एडूसेट है, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब मानव निर्मित उपग्रह हैं, इनके नाम है, आपको ध्यान रखना है, ठीक। नेक्स्ट बात करेंगे क्षुद्र ग्रह के बारे में, ठीक है। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, तो तारों, ग्रहों, उपग्रहों को अतिरिक्त, मतलब तारे हमने पढ़े, ग्रह, उपग्रह, इनके अलावा भी क्या होते हैं, छोटे छोटे जो पिंड होते हैं वो भी सूर्य के चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक। इन्हीं को क्या बोल देते हैं, क्षुद्र ग्रह बोल देते हैं। और इनकी उपलब्धि कहाँ पे है, ये कहाँ पे प्राप्त होंगे, ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य में क्षुद्र ग्रह प्राप्त होते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रहों के ही भाग हैं, किसके, ग्रहों के ही भाग थे। और ये कहता है जो बहुत पहले विस्फोट हुआ, ठीक, जिसको हम महाविस्फोट कहते हैं, तो विस्फोट के कारण क्या हुआ, ये ग्रहों से अलग हो गए, ठीक। तो इनको एक ग्रहों के ही भाग हैं, ऐसा वैज्ञानिक मानते हैं। फिर बात करते हैं उल्कापिंड की।
तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। ठीक, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। ठीक है, और ये असंख्य संख्या में होते हैं और ये क्या होते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। कभी कभी क्या होता है, ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की हो जाती है। ठीक है, इनकी प्रवृत्ति क्या होती है, पृथ्वी पर गिरने की हो जाती है। इस प्रक्रिया के दौरान क्या होता है कि वायु के साथ इनका घर्षण होता है। जैसे ही वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, वायु के साथ घर्षण होता है और घर्षण से क्या होता है कि ये गर्म होके जलने लगते हैं। घर्षण जब होगा तब एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि ये जलने लगते हैं। फलस्वरूप क्या होता है कि आपको चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। ठीक, आपने कभी कभी देखता तो कहते हैं टूटता तारा। ठीक है, तो टूटता तारा ही कह सकते हैं कि ये सब उल्का पिंड होते हैं जो कि वायुमंडल में प्रवेश करने पर घर्षण के साथ में जलने लगते हैं। और कभी कभी क्या होता है, कोई उल्का पिंड पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिर जाता है। मतलब ये पूरा, या कह सकते हैं अर्ध जला हुआ, तो पूरा जल नहीं पाया और ये पृथ्वी पर ही गिर गया, जिससे क्या होता है कि धरातल पे गड्ढे बन जाते हैं। ठीक है, इससे धरातल पे गड्ढे बन जाते हैं। नेक्स्ट है तारों वाले खुले आसमान में एक ओर से दूसरी ओर की एक चौड़ी पट्टी। कभी आपने देखा होगा, अगर आपने कभी गौर किया होगा, तो एक वाइट पट्टी कभी कभी तारों की एक नज़र आती है। ठीक है, तो तारों वाले खुले आसमान में एक ओर से दूसरी ओर की ओर फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह प्रतीत होती है। इस रास्ते को ही क्या कहते हैं, आकाशगंगा या मिल्की वे कहते हैं। ये जो रास्ता होता है सफ़ेद चौड़ा पट्टी, ठीक है, इसी को आकाशगंगा या मिल्की वे कहते हैं। और हमारा जो सौर मंडल है, हमारा जो सौर मंडल है जिसमें हमारा पृथ्वी है, सूर्य है, ये सब हैं। ठीक है, तो ये किसका भाग है, ये आकाशगंगा का भाग है। ठीक है, प्राचीन काल में इस आकाशगंगा को अगर देखा जाए तो बहती नदी से इसको जोड़ा गया था, या इसकी तुलना बहती नदी के साथ की गई थी। ये आप देख सकते हैं, ये एक चौड़ी पट्टी आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये क्या है, आपकी आकाशगंगा है। ठीक, ये है आकाशगंगा। ठीक है, ये चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। आप तो आकाशगंगा समझ गए होंगे। फिर हम लोग एक छोटी सी यहाँ पे एक डायग्राम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। जैसे देखा जाए, अगर हम बात करें पृथ्वी की, बात करें हम पृथ्वी पे जहाँ पे हम रह रहे हैं, तो पृथ्वी क्या है कि सौर मंडल में स्थित है। पृथ्वी किस में स्थित है, सौर मंडल में स्थित है। और सही सौर मंडल किस में स्थित है, आकाशगंगा में स्थित है। सौर मंडल किस में स्थित है, आकाशगंगा में स्थित है। और आकाशगंगा किस में स्थित है, ब्रह्मांड में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट आपको समझना है, पृथ्वी सौर मंडल में स्थित है, सौर मंडल आकाशगंगा में स्थित है, और आकाशगंगा किस में है, ब्रह्मांड में स्थित है। ठीक है, तो ऐसे कह सकते हैं कि कई ग्रह मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं, कई सौर मंडल मिलकर अगर कहें तो आकाशगंगा का निर्माण हो जाएगा, और कई आकाशगंगाएं मिलकर क्या होती हैं, पूरे ब्रह्मांड का निर्माण कर देती हैं। तो इस तरीके से आपको इस फिगर से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये हमारा आज का एनसीईआरटी का सेशन था, और ये फर्स्ट चैप्टर था जो हमारा सौर मंडल, इसको आज हमने समाप्त किया। अगला जो चैप्टर होगा अब हम कल उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आपका ये फर्स्ट चैप्टर जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है यहाँ से। ठीक, नेक्स्ट चैप्टर पे हम कल फिर से बात करेंगे, और आज के लिए फ़िलहाल हम लोग इतना ही रखने वाले हैं। और आपको क्या ध्यान रखना है कि हमारा जो ऑफिशियल जो चैनल है माई एजू गुरु, ठीक, इसको आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको ईजिली प्राप्त होते रहें। और आपको वीडियो अगर पसंद आया होगा, अगर आपको लगा हो कि हाँ मेहनत की गई है, तो आप लोग इसको लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। और आप अगर कोई भी तैयारी यूपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी या यूपी पीसीएस किसी की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियोज़ जो हैं या क्लासेज हैं बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। ठीक, आपके बेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, चीज़ों को आप समझ पाएंगे, चीज़ों को जोड़ पाएंगे, जब आगे धीरे धीरे और भी चीज़ें हम लेके आएंगे तो आप लोग चीज़ों को बहुत अच्छे समझ पाएंगे। ठीक है, तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही फिलहाल।